Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in this video I'm going to continue with salesmanship class 12 और हम यूनिट 3 कर रहे हैं. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, तो पार्ट 2 है ये यूनिट 3 का. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेल्स कोटा. तो कोटा क्या होता है बेटा? कोटा एक टारगेट्स होते हैं. अब मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव टारगेट्स. ये टारगेट्स क्वांटिटेटिव हैं, मतलब इन टारगेट्स को हम मेजर कर सकते हैं. जैसे एक क्वांटिटी में ये टारगेट्स होते हैं. जैसे अगर आपको बोलते हैं, आपको कोई भी सेल्स पर्सन है, हमने उसको बोला है कि हमने टारगेट दिया है उस सेल्स पर्सन को कि 200 यूनिट्स उसको सेल करने हैं. तो ये जो 200 यूनिट्स है ये हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो ये व्हाट आर कोटास? दे आर टारगेट्स विच आर गिवन टू दी सेल्स पीपल, राइट. तो कोटा, व्हाट कोटा कैन मेजर? कोटा जो है आपका, इट कैन बी इन द गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स वॉल्यूम. यानी कि सेल्स पर्सन को हम बोल सकते हैं कि तुम्हें इतने यूनिट्स सेल करने हैं या इतना रेवेन्यू जनरेट करना है. या सेल्स और कोटा किस फॉर्म में होते हैं? एक्सपेंसेस के फॉर्म में भी होते हैं. एक्सपेंसेस के फॉर्म में कैसे कोटा होते हैं कि आपको जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल करने हैं. उतने टारगेट्स आपको दिए जाते हैं कि आपको इतने एक्सपेंसेस कम करने हैं. प्रॉफिट और ROI, ये भी एक कोटा होता है कि आपको प्रॉफिट के टारगेट दिए जाते हैं. इतना प्रॉफिट सेल्स पर्सन को अचीव करना ही करना है. फिर सेलिंग और नॉन सेलिंग एक्टिविटीज भी होती है. नॉन जैसे कि नंबर ऑफ कस्टमर कॉल्स, आपको ये भी टारगेट्स दिए हैं कि आपको इतने कस्टमर्स को कॉल करना ही करना है, राइट. नाउ कोटा किस किस को दिया जाता है? इंडिविजुअल सेल पर्सन को भी दिया जाता है, या सेल्स डिस्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, उनको भी कोटा असाइन होता है. या जो मिडल मैन होते हैं, इंटरमीडियरीज, जैसे एजेंट, होलसेलर, रिटेलर्स, इनको भी कोटा दिए जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए, जो कोटा बहुत हाई लेवल के होते हैं, मतलब हाई टारगेट जो दिए जाते हैं सेल्स पर्सन को, राइट. सो उनको हम स्मॉल लोअर लेवल में ब्रेक करते हैं सो दैट दे बिकम अचीवेबल. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सारे जो कोटा होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको वो टारगेट्स अचीव करने ही होते हैं. ना हमें कोटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पहला, कोटा जो है वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में हेल्प करता है. तो कोटा क्या है? टारगेट्स है. ठीक है. मिनिमम टारगेट्स या मैक्सिमम टारगेट्स जो सेल्स पर्सन को दिए जाते हैं, राइट. सो अगर आपने उनको मिनिमम मैक्सिमम टारगेट्स दे दिए, तो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, आपने वो फिक्स कर दिया कि उतना उनको परफॉर्मेंस अचीव करना ही करना. तो कोटा एक तरह से वे है जिसमें आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, टारगेट्स फिक्स कर देते हो. दूसरा, कंट्रोलिंग सेल्स एंड एक्सपेंसेस. सो अब तो अभी आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोटा. उसमें आपको पता लगेगा कि कुछ कोटाज होते हैं विच आर मेंट टू कंट्रोल दी एक्सपेंसेस, राइट. सो आप उन कोटास को जो फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस, सच कोटास आर ऑल्सो सेट सो दैट एक्सपेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड. देन थर्ड इज मोटिवेट डिजायर्ड परफॉर्मेंस. कोटा इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कोटा क्या करते हैं, टारगेट्स क्या करते हैं, सेल्स पर्सनल को मोटिवेट करते हैं. तो आप उनको एक टारगेट दे देते हो, अगर वो टारगेट अटेनेबल है, अचीव किए जा सकते हैं, तो सेल्स पर्सन जो है वो मोटिवेट होकर एफर्ट लगाएगा कि उन टारगेट्स को अचीव कर सके. बट इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें उनको वो उतने ही टारगेट्स देने चाहिए जो अचीवेबल हो. अगर आप उनको अनअचीवेबल टारगेट्स दे दो, देन दे फील डीमोटिवेट. देन टूल्स फॉर सेल्स कॉन्टेस्ट. तो कंपनी क्या करती है, दे यूज परफॉर्मेंस अगेंस्ट कोटा एज द बेसिस फॉर अनाउंसिंग अवार्ड्स. क्या मतलब है कि कंपनी ना अवार्ड्स देती है उन सेल्स पर्सन को जो कोटा या टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, राइट. तो अगर जो सेल्स पर्सन अचीव कर लेंगे टारगेट्स, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो इसलिए भी टारगेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं. एक तो उससे कंपनी के प्रॉफिट्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे अगर सेल्स पर्सन ने टारगेट अचीव कर लिए. बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं, दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव द टारगेट्स.
so that they also get award or recognition. Now, what are the factors to be considered while fixing sales quota? तो पास्ट सेल्स रिकॉर्ड देखे जाते हैं, फ्यूचर टारगेट्स कैसे सेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट सेल्स रिकॉर्ड, कि पास्ट में क्या सेल्स हुई थी, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके बेसिस में फ्यूचर टारगेट सेट किए जाते हैं। देन बाइंग पावर ऑफ द कस्टमर, अगेन कोटा या टारगेट फिक्स करते हुए देखा जाता है कि कस्टमर्स का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उनकी इनकम कितनी है, उनका हैबिट्स, उनकी लिविंग हैबिट्स कैसे है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, तो उसके बेसिस में कोटास जो है वो सेट किए जाते हैं, राइट। देन कंपनीज की पॉलिसी भी देखी जाती है। अगर जो कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, जिसमें कंपनी जो है कस्टमर्स को गुड्स सेल करती है और उधार पे देती है, मतलब कि कस्टमर्स जो है गुड्स सर्विसेज खरीद सकते हैं कंपनी से, उनको इमीडिएटली पे नहीं करना है कंपनी को, बट 5 या 6 महीने के बाद दे पे द कंपनी। तो अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है तो उस केस में और इट कैन रिजल्ट इन सेटिंग लार्जर सेल्स कोटा, यानी कंपनी बोल रही है सेल्स पर्सन को, तुम लोगों को कस्टमर्स को क्रेडिट दो, उधार पे गुड्स अगर वो खरीद रहे हैं तो आप उनको लेके जाने दो गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। तो उस केस में उन सेल्स पर्सन को लार्जर सेल्स कोटा दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी की सेल्स क्रेडिट पॉलिसी लिबरल नहीं है, टाइट है, टाइट का मतलब कंपनी ज्यादा उधार पे गुड्स नहीं देती है, तो दैट केस जो कोटा सेट किए जाते हैं वो स्मॉलर सेल्स कोटा सेट किए जाते हैं, राइट। तो इसमें एक बारी मैं दोबारा पॉइंट को बोल देती हूँ, अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, यानी कस्टमर्स जो हैं वो गुड्स को खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, सपोज गुड्स है 10,000 का, तो अभी इमीडिएटली तो उनको कस्टमर को सिर्फ 1,000 पे करना है, 9,000 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ऐसे इस वाली पॉलिसी को बोला जाता है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, राइट। तो इस केस में ज्यादा सेल्स टारगेट या सेल्स कोटा जो है वो दिए जाते हैं सेल्स पर्सन को, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टोटल प्रोडक्शन फॉर द ईयर। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, सो इन दैट केस अगर प्रोडक्शन देखो, इफ इट इज हाई, प्रोडक्शन ज्यादा है तो ज्यादा टारगेट सेल्स के दिए जाएंगे, और अगर प्रोडक्शन नॉर्मल है किसी भी ईयर में तो मॉडरेट सेल्स टारगेट दिए जाते हैं। देन एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा है, राइट, तो उस केस में टारगेट्स लो होते हैं, और अगर कंपटीशन कम है तो कोटास जो है टारगेट्स ज्यादा सेट किए जाते हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन अगर कम होगा तो सेल्स पर्सन के लिए तो बहुत इजी है ना गुड्स को सेल करना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करना। तो इसलिए जब कंपटीशन कम होता है, कंपनी ज्यादा पावरफुल होती है और मोनोपोलिस्टिक स्टेटस एंजॉय करती है। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक स्टेटस, मतलब कंपनी अकेले ही मार्केट में किंग की तरह ऑपरेट कर रही है। तो उस केस में जब कंपनी ही अकेले है मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो सेल्स पर्सन को ज्यादा टारगेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करे, ग्रैब करे, क्योंकि कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस तो होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है ही नहीं। तो इसलिए जब कंपटीशन कम है तो टारगेट्स जो है हाई होते हैं। देन एक्सपर्ट ओपिनियन, कंपनी जब कोटा फिक्स करती है बेटा, उस केस में कंपनी के ऊपर है, कंपनी मिडलमैन की या कंसल्टेंसी फर्म की या और भी कोई एजेंसीज की हेल्प ले सकती है एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग दी कोटा। देन कंज्यूमर स्टैंडर्ड्स, कोटा फिक्स करते हुए ये भी देखना चाहिए कि कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। सो ये वाले फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग दी कोटास। ये अलग से टॉपिक है दिस वन। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर सेटिंग सेल्स वॉल्यूम कोटा। तो पहला है सेल्स वॉल्यूम कोटा डिराइव फ्रॉम टेरिटोरियल सेल्स पोटेंशियल। तो हम जो भी कोटा सेट करेंगे
वो देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया जो एक सेल्स पर्सन को दिया गया है उसका सेल्स पोटेंशियल कितना है, यानी वो एरिया में कितनी डिमांड होगी कस्टमर्स की, उस एरिया में से कितने क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने गुड्स सेल होंगे। तो हर एक एरिया का, हर एक टेरिटरी का पोटेंशियल देखा जाता है। तो उस टेरिटरी का पोटेंशियल देखने के बाद कोटास जो है वो फिक्स किए जाते हैं, टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं। देखो सेल्स टेरिटरीज जो है ये बेसिकली बहुत लॉजिकली बनती है, सिस्टमेटिकली डिवाइड की जाती है। मार्केट को जब भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग एरिया में, उसको बहुत सिस्टमेटिकली डिवाइड किया जाता है, ऐसे रैंडमली डिवाइड नहीं करते। तो हर एरिया जो है उसका एक मार्केट पोटेंशियल होता है कि कितने कस्टमर्स उस एरिया में हैं, कितनी डिमांड हो सकती है, राइट, कितना कंपटीशन जो है उस एरिया में हो सकता है, कितना कंपटीशन है उस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली देखी जाती है कि वो एक पर्टिकुलर जो एरिया है उस वो कितनी डिमांड जनरेट कर सकता है, कितने कस्टमर्स उस एरिया में हैं जो गुड्स को खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। सो हर यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ लिखी हुई है बेटा कि पोटेंशियल पता होता है, हर एरिया का पोटेंशियल पहले से पता होता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, रियलिस्टिक टारगेट्स देती है सेल्स पर्सन को। तो हर टेरिटरी के हिसाब से इवेल्युएट किया जाता है। जैसे अगर मैंने एक मार्केट को डिवाइड किया है 3 एरियाज में, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। हम एरिया ए का देखेंगे कि इस एरिया का क्या पोटेंशियल है, बी एरिया का क्या पोटेंशियल है, सी का क्या पोटेंशियल है, कितनी सेल्स हर एरिया कर सकता है। तो हर एरिया के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली उस एरिया के जो सेल्स पर्सन है उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। फिर इसमें दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बॉटम अप प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग मेथड्स आर यूज्ड। इसका क्या मतलब है कि जो सेल्स फोरकास्ट होते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं ना कि इस एरिया से इतनी सेल्स हो सकती है, तो उसी को बोलते हैं सेल्स फोरकास्ट। तो सेल फोरकास्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल एंड मूव अपवर्ड टू द कंपनी लेवल। तो जो सेल्स पर्सन है वो एस्टिमेट करता है सेल्स को। और कैसे वो एस्टिमेट करता है कि पास्ट में कितनी सेल्स रही हैं, मार्केट की कंडीशंस क्या है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंसिडर की जाती हैं फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट कैन बी द सेल्स विच कैन बी जनरेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, राइट। फिर जो सेल्स एस्टिमेट्स हैं या सेल्स कोटाज हैं वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और अटेनेबल होने चाहिए। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, हर एरिया का पोटेंशियल देखा था। फिर अब हम जो कोटा सेट करेंगे वो एक्यूरेट और फेयर होने चाहिए। थर्ड, सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग सेल्स पर्सनल एक्सेप्टेंस ऑफ कोटा। अब थर्ड स्टेप क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी सेल्स पर्सन है जिनको ये टारगेट्स या कोटा असाइन होगा, उनको इन टारगेट्स को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि क्या टारगेट्स है, राइट, और क्या प्रोसीजर है टारगेट्स को सेट करने का। तो अगर उनको ये टारगेट समझ आ जाते हैं कि कैसे अचीव करना है, क्या टारगेट्स है, तब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इन टारगेट्स को। पार्टिसिपेशन बाय सेल्स पर्सन इन कोटा सेटिंग। ऊपर तो अभी थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो भी टारगेट सेट हुए वो हम बताते हैं, सेल्स पर्सन को कम्युनिकेट करते हैं कि इतने टारगेट्स उनको अचीव करने हैं। तो अगर उनको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, देन होल हार्टेडली वो इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या डिफरेंस है कि अगर हम सेल्स पर्सन को ही इन्वॉल्व कर ले कोटा, जब भी हम टारगेट सेट कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है, उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब वो खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे कि इन द प्रोसेस ऑफ टारगेट सेटिंग, तो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सो they will try their level best to achieve the targets. Then keeping salesperson informed, ये भी important step है कि मैनेजमेंट का काम है कि सेल्स पर्सन जो भी है उनको बताया जाए कि उनकी क्या प्रोग्रेस है इन कंपैरिजन टू दी टारगेट्स। जैसे अगर एक सेल्स पर्सन को 80 यूनिट्स सेल करने का टारगेट दिया और उन्होंने अभी 60 की है यूनिट्स सोल्ड, तो मैनेजमेंट उनकी परफॉर्मेंस को
उनको इन्फॉर्म करेगा कि देखिए अभी 20 यूनिट्स आपको और सेल करने हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम सेल्स पर्सन को उसकी प्रोग्रेस कितनी उसने की है वो इन्फॉर्म करे, ताकि अगर कोई भी डिफरेंस है अभी टारगेट से, तो सेल्स पर्सन उस डिफरेंस को रिमूव करके टारगेट्स अचीव कर सके। देन नीड फॉर कंटिन्यूस मैनेजरियल कंट्रोल। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है परफॉर्मेंस की, अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि क्यों ये डिफरेंस है, करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि कोई भी जो डिफरेंस या डेविएशन है वो रिमूव हो सके, राइट। देन टाइप्स ऑफ कोटा एंड कोटा सेटिंग प्रोसीजर। तो कोटा 4 तरह के होते हैं, सेल्स वॉल्यूम, बजट, एक्टिविटी, कॉम्बिनेशन। अब सेल्स वॉल्यूम कोटा क्या है, यहाँ पे कोटा जो है इट इज व्हाट आर कोटास बेसिकली। कोटा क्या होता है यहाँ पे, हाउ मच टू सेल एंड विद इन व्हाट टाइम पीरियड। तो सेल्स वॉल्यूम कोटा जो है बहुत पुराना मेथड है। यहाँ पे बेसिकली यूनिट्स जो है वो एज अ टारगेट दिए जाते हैं सेल्स पर्सन को, राइट। तो सेल्स पर्सन को बताया जाता है कि उसको कितना सेल करना है, हाउ मच टू सेल, यानी कितने यूनिट सेल करने और कितने टाइम पीरियड में करने। सो नाउ सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है व्हाट आर सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स दीज कोटा कम्युनिकेट मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन एज टू व्हाट क्वांटिटी फॉर व्हाट पीरियड। लेकिन इसमें भी बेटा सेल्स वॉल्यूम में एक वेरिएशन है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन है। तो ये अलग, एक तो है इसके वेरियस टाइप्स ऑफ, ऐसे लिख देती हूँ मैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम कोटा, राइट। रुपीज सेल्स वॉल्यूम, यूनिट सेल्स वॉल्यूम, पॉइंट सेल्स वॉल्यूम कोटा। अब रुपीज सेल्स वॉल्यूम कोटा क्या है, यहाँ पे जो सेल्स वॉल्यूम कोटा है, यानी जो टारगेट्स दिए हुए हैं वो रुपीज में दिए हुए हैं, यूनिट्स में नहीं दिए हुए। तो जैसे अगर किसी सेल्स पर्सन को बोला जाता है, उसको टारगेट दिया जाता है तेरे को 1 लाख रुपए की सेल करनी है, तो जो टारगेट दिया है इन टर्म्स ऑफ रुपी दिया है, राइट। सो दिस इज द रुपीज सेल्स वॉल्यूम कोटा। नेक्स्ट आता है यूनिट सेल्स वॉल्यूम कोटा। तो यहाँ पे रुपी की जगह जो टारगेट दिए जाते हैं दे आर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यहाँ पे सेल्स पर्सन को बताया जाता है कि तेरे को इतने यूनिट सेल करने हैं। सपोज सेल्स पर्सन को क्या टारगेट दिया है, तेरे को 800 यूनिट सेल करने हैं 1 महीने में। तो यहाँ पे यूनिट्स का टारगेट दिया जाता है, ऊपर रुपीज के फॉर्म में टारगेट दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, यस, तो ये वाला मेथड कब बेटर होता है यूनिट सेल्स वॉल्यूम, जब प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं कंसिडरेबली, तो हम रुपीज सेल्स वॉल्यूम कोटा नहीं यूज कर सकते। अगर प्राइस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं तो बेटर है आप यूनिट सेल्स वॉल्यूम कोटा यूज करिए, राइट। और अगर यूनिट प्राइस बहुत हाई होते हैं उस केस में यूनिट कोटास जो है वो प्रेफर किए जाते हैं। अगर यूनिट प्राइस बहुत हाई है तो इन दैट केस आप बेटर है कि यूनिट सेल्स वॉल्यूम कोटा को यूज करिए इंस्टेड ऑफ रुपी कोटा, रुपी सेल्स वॉल्यूम कोटा। तो देखिए इसमें जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन को चॉइस दी हुई है कि वो टारगेट अगर अचीव करे ₹1 लाख का, या उसको दूसरा अगर चॉइस दी जाए कि 40 यूनिट्स वो टारगेट अचीव करे, और 1 यूनिट का जो प्राइस है वो है 25,000। तो उस केस में अगर किसी भी सेल्स पर्सन को बोला जाए, एक अगर यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा है 1 लाख रुपए,
तो सेल्स पर्सन को लगेगा 1 लाख रुपए से तो बेटर है मैं 40 यूनिट्स का टारगेट जो है अचीव कर पाऊंगा। तो जब यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में भी जो है हम रुपी सेल्स वॉल्यूम कोटा नहीं लेते, प्रेफर करेंगे, हम यूनिट्स सेल्स वॉल्यूम कोटा प्रेफर करेंगे। देन आता है पॉइंट सेल्स वॉल्यूम कोटा। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, सेल्स वॉल्यूम को सेल्स वॉल्यूम कोटा को एक्सप्रेस करती है इन पॉइंट्स। जैसे प्रोडक्ट ए है, तो अगर सेल्स पर्सन प्रोडक्ट ए सेल करता है मार्केट में तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट बी बेचेगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो अगर सेल्स पर्सन ने 10 यूनिट्स बेचे प्रोडक्ट ए के तो कितने पॉइंट्स मिले, 5 इंटू 10। और अगर 20 यूनिट्स बेचे प्रोडक्ट बी के तो कितने मिले उसको, 1 इंटू 20 पॉइंट्स। ये कैसे आए, अगर प्रोडक्ट ए का, मैं ऐसे दोबारा करके बता देती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। यहीं पे देखिए, दोबारा समझा देती हूँ। सिर्फ एक यूनिट अगर प्रोडक्ट ए का अगर सेल्स पर्सन बेचता है 1 यूनिट तो 5 पॉइंट्स उसको मिलेंगे। अब सोचो सेल्स पर्सन ने प्रोडक्ट ए का 10 यूनिट सेल किया तो एक यूनिट पे 5 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो 10 यूनिट पे कितने मिलेंगे, 50 पॉइंट्स। इसी तरह एक यूनिट प्रोडक्ट बी का बेचने में 1 पॉइंट मिल रहा था सेल्स पर्सन को, उसने 20 यूनिट्स बेचे प्रोडक्ट बी के तो उसको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो टोटल हो गए आपके 70 पॉइंट्स। तो इस तरह जो है पॉइंट सेल्स वॉल्यूम कोटा जो है पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स थे ना कि प्रोडक्ट ए के 5 पॉइंट्स, प्रोडक्ट बी के 1 पॉइंट। सो नाउ कंपनी जो है पॉइंट वॉल्यूम कोटाज यूज करती है, क्योंकि कई बार कंपनी को लगता है रुपी या यूनिट वॉल्यूम कोटाज जो है वो सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं सुटेबल है, सपोज कोई सेल्स पर्सन है, राइट। तो अब कोई कंपनी है और वो दोनों तरह के गुड सेल कर रही है। एक जिसका बहुत हाई वैल्यू है, बहुत एक्सपेंसिव है, और दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो सेल्स पर्सन को अगर टारगेट दिया जाता है तो सेल्स पर्सन किस पे फोकस करेगा, अगर उसको रुपीज सेल्स वॉल्यूम कोटा है तो उस केस में सेल्स पर्सन अपने सारे एफर्ट्स लगा देगा कि वो एक्सपेंसिव वाली रेंज जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज एग्जाम्पल से मैं पहले समझाऊंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। सेल्स पर्सन को दिए हैं टारगेट 1 लाख रुपए का रुपी में, और कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही है। एक जिसकी प्राइस है 80,000 प्रोडक्ट ए की, प्रोडक्ट बी की 20,000। अब सेल्स पर्सन को 1 लाख रुपए टारगेट अचीव करने का दिया है, तो वो कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा मेहनत करेगा, ए पे जिसकी वैल्यू ज्यादा है, बी पे वो ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो जब भी कंपनी जो है बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट या और लो वैल्यू प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व करती है, दोनों में मतलब कंपनी जो है वो दोनों प्रोडक्ट सेल कर रही है, हाई वैल्यू और हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट। यानी कंपनी जो है एक्सपेंसिव और चीप प्रोडक्ट दोनों में डील करती है। तो उस केस में सेल्स पर्सन क्या करेगा, ऑब्वियसली वो अगर उसको सेल्स टारगेट रुपीस की फॉर्म में दिए हुए हैं तो वो महंगे वाले प्रोडक्ट को सेल करने में सारे एफर्ट्स लगाएगा। तो इस केस में फिर रुपी वाला बेटर नहीं रहता है, उस केस में पॉइंट सेल्स वॉल्यूम कोटा जो है वो बेटर रहता है। क्योंकि अगर पॉइंट सेल्स वॉल्यूम कोटा होगा तो जो सेल्स पर्सन है वो दोनों तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चीप हो, वो दोनों को ही सेल करने के लिए एफर्ट्स लगाएगा, राइट। देन बजट कोटास, यहाँ पे बजट्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं हर यूनिट के लिए, ठीक है। ताकि बजट्स, यहाँ पे बजट्स जो होते हैं मेन क्यों सेट किए जाते हैं, ताकि एक्सपेंसिव कंट्रोल हो और मार्जिन प्रॉफिट्स जो हैं, ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट, ये भी अचीव हो सके,
सो बजट कोटाज होते हैं। थर्ड है एक्सपेंस कोटा। एक्सपेंस कोटा क्या होता है? एक्सपेंस कोटा बेटा इसका मेन एम होता है कि जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सके। ये दे आर नॉट यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर सेल्स वॉल्यूम कोटा, लेकिन हम इनको सेल्स वॉल्यूम कोटा के साथ यूज करते हैं ताकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो। फिर आता है ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट कोटा। तो ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट कोटा क्या है कि कई कंपनीज जो हैं वो यूज करती हैं ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट कोटा। इस सिस्टम में जो मेन फोकस होता है वो मेन होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना। तो ज़्यादा जो कंपनी का हमेशा से क्या नॉर्मली ट्रेंड रहा है या फोकस क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करें, पर ये फोकस अब शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मोर प्रॉफिट। तो मेन रीजन क्या है ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट कोटा का? कि सेल्स पर्सन इफेक्टिवली काम करे सेल्स को बढ़ाने में, एक्सपेंसेस को कम करने में और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में, राइट? अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, सुटेबिलिटी ऑफ ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट कोटा। ये कोटा कब सुटेबल है? ये कोटा तब सुटेबल है जब कंपनी की प्रोडक्ट लाइन ऐसी है जिसमें दोनों एक्सपेंसिव और चीप आइटम्स होती हैं, राइट? तो इस केस में सेल्स पर्सन जो है वो दोनों तरह की आइटम्स जो है वो सेल करने की कोशिश करता है, बोथ एक्सपेंसिव एंड चीप, सो दैट प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड, राइट? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज एक्टिविटी कोटास। एक्टिविटी कोटा क्या होते हैं? ये मैनेजमेंट एक्टिविटी कोटा यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्टिविटी कोटा क्या होते हैं। दे आर सेट, ये मैंने हाईलाइट करा हुआ है, फॉर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स, calls on classes of customers, calls on prospect, missionary calls, etc. So यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जो भी कंपनी एक्टिविटी कोटा यूज कर रही है वो आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी की मेन एक्टिविटीज क्या है जो सेल्स पर्सन को परफॉर्म करनी चाहिए। तो जैसे ही ये कंपनी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर लेती है तो मैनेजमेंट टारगेट सेट करता है हर एक्टिविटी के लिए। तो जैसे एक्टिविटी है कि एक सेल्स पर्सन को इतनी सेल्स कॉल्स करनी है तो उसको टारगेट दिया जाता है। पहले एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी कौन सी आइडेंटिफाई की कंपनी ने, कितनी कितनी कॉल्स करनी चाहिए सेल्स पर्सन को। तो फिर जैसे ही आइडेंटिफाई कर ली दिस एक्टिविटी, उसके बाद टारगेट देते हैं कि आपको एक दिन में कम से कम 50 कॉल्स करनी है। तो दिस इज एक्टिविटी कोटा। देन कॉम्बिनेशन एंड अदर पॉइंट सिस्टम कोटा। तो यहाँ पे या कॉम्बिनेशन और अदर पॉइंट सिस्टम कोटा में बेटा, इसको तो हम पॉइंट सिस्टम्स भी बोलते हैं, राइट? सो ये क्यों डिजाइन किए जाते हैं कॉम्बिनेशन कोटास? ताकि कंपनी जो है सेलिंग और नॉन सेलिंग एक्टिविटीज जो है सेल्स पर्सन की उनको कंट्रोल कर सके, राइट? तो ये कोटा कंबाइन करते हैं, जो हमने ऊपर कोटा पढ़े थे, सेल्स वॉल्यूम कोटा या एक्सपेंस कोटा या एक्टिविटी कोटा, इनको इन कोटास को कंबाइन करती है इनटू सिंगल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं कि ऊपर जो हमने बजट वाला पढ़ा है, एक्टिविटी वाला पढ़ा है, सेल्स वॉल्यूम पढ़ा है, तो कंपनी इनको कंबाइन कर देती है एंड फिर इनको मेजर करती है इनटू सिंगल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, राइट? तो इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। देन फील्ड सेलिंग। फील्ड सेलिंग का मतलब है कि वो टास्क जहाँ पे फेस टू फेस सेल कॉल्स होती है। तो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है कि फील्ड में जाता है, कस्टमर के घर जाता है या उन प्लेसेस में जाता है जो ऑफिस के बाहर हो और वो कस्टमर को फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है, मिलता है। तो concept of pitching products and services to clients outside the organization is known as field sales। तो जब भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में नॉलेज दी जाती है और उनको ऑफर दी जाती है कस्टमर्स को, बट नॉट इन द ऑफिस, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, then it is called as field sales. So why
कंपनी डज इट, क्यों कंपनी जो है वो फील्ड सेल्स में इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक तरह से कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कस्टमर्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके, उनको कस्टमर्स को बेसिकली सैंपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं so that they can test the sample and give the feedback to the company also. They can try the product, ठीक है, और before buying they can try and can give the feedback directly to the salesperson. Second is, एक जब पर्सनल कांटेक्ट होता है, ठीक है, जब भी सेल्स पर्सन जो है फील्ड पे जाता है, कस्टमर को मिलता है, उससे बात करता है, तो एक डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होता है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो, राइट। सो इसमें डोर टू डोर विजिट करता है, वो सैम्पलिंग करता है, सैंपल देता है, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देता है। सो एम क्या होता है कि जितना भी रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट जो है, फील्ड सेलिंग का मेन एम क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट जो है वो काफी बड़े, मैक्सिमाइज हो। और साथ में फील्ड सेल्स का एक और एडवांटेज है, ये एडवांटेज है बेटा, मैं इसको लिख लेती हूँ। फील्ड सेलिंग के क्या एडवांटेज है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है कि सेलिंग कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज होती है सेल्स पर्सन की, वो हर बायर को मिलता है, ठीक है, और हर बायर के अकॉर्डिंगली वो कस्टमर के साथ, बायर के साथ इंटरेक्ट करता है। और एक्टिविटीज कौन सी होती है फील्ड सेलिंग में, एक्टिविटीज यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड एक्टिविटीज आर जनरेटिंग न्यू बिजनेस, नया बिजनेस को ग्रो करना, ऑर्डर्स लेकर आना, एंड सेल्स पर्सन ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी उनको कोई एक्टिविटी या टास्क या टारगेट असाइन होते हैं तो दे बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, राइट। और साथ में ये भी फील्ड सेलिंग से, सेल्स एक्टिविटी से एक और चीज जो होती है, दैट इज कस्टमर इंक्लूजन प्रोसेस। हर तरह का कस्टमर जो है वो शुड बी कंसिडर्ड बाय द सेल्स पर्सन, ठीक है, हर कस्टमर को उसको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाए जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली हो, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंगली हो, सो दैट दे कैन हेल्प इन अचीविंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। So also it helps in safeguarding the interest of high net worth customer. Now बहुत important चीजें हैं, प्री-रिक्विजिट्स जिसको बोलते हैं, in the case of field sales person, mobility। तो फील्ड सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है that they have to move from one place to another, they have to travel a lot, और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कस्टमर के नेम्स की, लोकेशन की, उनके टेलीफोन नंबर्स की। सो मेन ये है कि उनको काफ़ी ट्रैवल करना होता है फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। देन प्रायोरिटाइजिंग बाय एरिया, सेकेंड प्री रिक्विजिट है, क्योंकि सेल्स पर्सन को काफ़ी ट्रैवल करना है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, तो उनको पूरा एरिया की प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रूट मैनेजमेंट करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनको पता होना चाहिए कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और किससे मिलना है। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी जो एफर्ट्स होते हैं या वेस्टेज होता है वो रिमूव हो जाता है, राइट। सो उनको अपने एफर्ट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, उनको ये भी ध्यान देना चाहिए सेल्स पर्सन को कि कौन से हाई प्रायोरिटी, हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं। देन टेरिटरी मैनेजमेंट, तो ये भी वही पॉइंट है कि उनको अपना जो पूरा रूट है वो प्लान करना चाहिए, शेड्यूल करना चाहिए, एंड सेल पर्सन को अपनी जो विजिट्स है मार्केट की या क्लाइंट के तरफ, क्लाइंट को मिलने की, वो प्रॉपरली प्लान करनी चाहिए। सो दिस सेव्स टाइम एंड फ्यूल ऑल्सो, right? So this is all in this chapter, and in the next video I will start with unit 4 of class 12 salesmanship. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.